हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ से प्रत्येक परीक्षा में एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम उन एक या दो प्रश्नों को नज़र में रखते हुए अपना एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। आपके जितने सारे डाउट होंगे वो सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। बस आप वीडियो को अंत तक देखना। जब आपको पसंद आएगी तब वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके मेरे दोस्त, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। अब बात करते हैं कि मौलिक अधिकार संविधान में कितने भाग हैं और उसमें कौन से भाग से लिया गया है। तो मेरे दोस्तों समझो, अगर मैं बात करूं तो आज के जो टाइम में संविधान में लिखित तौर पर टोटल कितने भाग हैं, तो टोटल 22 भाग हैं। ये लिखित तौर पर आपके 22 भाग हैं, लेकिन अब जो है ये 25 भाग हैं। देखिए, समझने के लिए तो 25 भाग हैं आपके संविधान में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो शुरुआत से चले आए हैं, वो टोटल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि हमारे संविधान में टोटल कितने भाग हैं, तो आप बताओगे 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। उन्हीं 22 भाग में से आपका आता है एक भाग 3। एक आता है भाग 3। उस भाग 3 से आपका मौलिक अधिकार लिया गया है। भाग 3 से आपका मौलिक अधिकार लिया गया है। और भाग 3 में कहाँ से अगर मैं बात कर लूँ तो मेरे दोस्त आर्टिकल 12 से लेकर कहाँ तक, तो 35 तक। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है 14 से लेकर 35 तक। तो इस बात को अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। अब देखो मेरे दोस्त, मैं आपको बताता हूँ। ये बात हो गई कि कौन से भाग से लिए गए हैं, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि यहाँ से किस देश से लिए गए हैं। भाई देखो, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आपको याद रखना है ये अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? तो मेरे दोस्त ये अमेरिका से लिए गए हैं। अब काफ़ी सारे विद्यार्थियों को दिक्कत होती है कि इसको हम कैसे याद रखेंगे। देखो, याद रखने के मैं एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ, आप अपने लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। आप देखो, अधिकार में ये क्या बन रहा है भाई, कुछ इस प्रकार की आकृति बन रही है। अधिकार में कुछ इस प्रकार की आकृति बन रही है। तो इसी से रिलेटेड हमारा 3 भी है और इसी से रिलेटेड हमारा आ भी है। कहने का मतलब, जो अधिकार में आपका आ बन रहा है, अधिकार में आ के जैसी आकृति हमारे 3 की भी होती है। तो 3 से मतलब ये भाग 3 में निहित है। और आ से रिलेटेड हमारा अमेरिका हो गया। तो हम कह सकते हैं जो मौलिक अधिकार है हमारा अमेरिका से लिया गया है। तो इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई ना। अब देखो, हम थोड़ा सा इसमें आगे पहुंचते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे आर्टिकल 12 में कितना है। आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 12 से में देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि टोटल जो आपके मौलिक अधिकार हैं, जो कुल मौलिक अधिकार हैं, वो कुल की बात कर ले मेरे दोस्त, तो कुल इस टाइम में कुल आपके मौलिक अधिकार 6 हैं। कुल आपके मौलिक अधिकार 6 हैं, लेकिन 1978 के पहले 1978 के पहले जो टोटल आपके मौलिक अधिकार थे वो थे 7। अब बात आती है कि सर 7 थे लेकिन आज के समय में 6 हैं, तो कौन सा एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है? तो उसमें से एक मौलिक अधिकार आता था आपका संपत्ति का अधिकार। एक क्या आता था? संपत्ति का अधिकार। उस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और इसको हटा के कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल था आपका 300 ए। 300 का ए आर्टिकल में इसको रख दिया गया है। और अब ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये एक प्रकार का आपका क्या है? कानूनी अधिकार है। ये आपका क्या है? कानूनी अधिकार है। इस बात को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। हमने क्या बताया कि टोटल आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन 1978 के पहले एक ऐसा संशोधन हुआ
ऐसा संशोधन कि जो आपका एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है, हटा के 300 के ए में रख दिया गया और वो आपका अब क्या हो गया, एक कानूनी अधिकार हो गया है। तो अब यहाँ से आप एक प्रश्न याद रखना, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है कि जो ये भैया ये संपत्ति का अधिकार हटाया गया, ये कौन से संविधान संशोधन में हटाया गया? तो ये आपका हटाया गया 44वें संविधान संशोधन में। जो 44वां संविधान संशोधन था जो 1978 में हुआ था, उसके तहत जो आपका संपत्ति का अधिकार था इसको हटा के 300 के ए में कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग कम से कम 10 से 15 बार ये पेपर में पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन में। इतनी बात बेसिकली सबको पता हो गई होगी। अब मेरे दोस्त इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, आगे पहुंचेंगे। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, हम आगे पहुंचेंगे और अपने एक एक आर्टिकल को अच्छे से सीखते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना मेरे दोस्त। देखो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 12। एक आता है आर्टिकल 12 और एक आता है आर्टिकल 13। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हमारे लिए क्यों नहीं इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आर्टिकल 12 में बेसिकली क्या किया गया है, राज्य की बात की गई है। किसकी बात की गई है? राज्य की बात की गई। कौन सी बात की गई? कि राज्य की एक सरकार होगी, है ना। ये सब बातें कहाँ की गई हैं? आर्टिकल 12 में। और ये आज तक पेपर में नहीं पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 13 में। ये भी पेपर में नहीं पूछा गया, लेकिन आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आर्टिकल 13 में ये कहा गया कि राज्य कोई ऐसा कानून ना बनाए, राज्य क्या करे, कोई ऐसा कानून ना बनाए जिससे क्या हो, मौलिक अधिकार नष्ट हो सके। यानी राज्य कोई ऐसा कानून ना बनाए जिससे मौलिक अधिकार नष्ट हो सके। ऐसा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 में ऐसा कहा गया है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है ना मेरे दोस्त। अब हम बात करते हैं, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आर्टिकल 14। यहाँ से आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 14 से आपको चीज़ें बिल्कुल जुबान पे रटी होनी चाहिए। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 14 में कहा गया विधि या कानून के समक्ष समानता। विधि या कानून के समक्ष क्या होगा भैया? समानता हो गई। समानता का मतलब बात समझ रहे हो ना? कहने का ये मतलब जो आपका कानून है ना, ये सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, चाहे ओबीसी हो, जर्नल हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सबके लिए जो हमारा कानून है वो सेम हो जाएगा। ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 14 में दिया गया है। ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाएगा किस आर्टिकल में लोगों में कानून के प्रति समानता बताई गई है? तो आर्टिकल 14 में। इसको बेहद अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है ना। ये आर्टिकल 14 हो गया है। अब हम बात करते हैं अपने आर्टिकल 15 की। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है ना? चलिए बात करेंगे आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 हमारा क्या कहता है, जरा बात को समझना। जो आपका अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 15 ये कहता है कि जो मनुष्य है उसको हम किस तरीके से देखते हैं। एक तो लिंग के आधार पर हम उसको देखते हैं, है ना। एक तो हम उसके वंश के आधार पर उसको देखते हैं ना। एक हम उसको जाति के आधार पर देखते हैं और हम उसको जन्म के आधार पर देखते हैं। यानी लिंग, वंश, जाति और जन्म के आधार पर विभेद जो होता है वो बंद हो के आधार पर जो विभेद होता है, यानी कि हम कहते हैं कि वो इस कैटेगरी का है, वो इस कैटेगरी का है ना। उनका जन्म एक छोटे कुल में हुआ है, उनका जन्म एक बड़े कुल में हुआ। तो इस तरह जो हम विभेद करते हैं, जो हम लोगों को डिवाइड कर दिए हैं, तो वो इसमें दिया गया है आर्टिकल 15 में कि विभेद नहीं किया जाएगा। सारे लोग क्या हैं? समान हैं। हमारे देश में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी वंश के हों, कहीं भी उनका जन्म हुआ हो, वो सब क्या है? आर्टिकल 15 के अंतर्गत, और वो सब क्या है? समान है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। ओके। अब देखो बात करते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 16 ये कहता है कि जो पदों में समानता दी जाएगी, पदों में क्या दिया जाएगा? समानता दिया जाएगा। पदों में कैसी समानता? ये भी बात समझना आपके लिए बहुत जरूरी बन जाता है।
पदों में समानता का मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि मान लिया कोई भी जॉब निकली तो उस जॉब में ये हम नहीं निश्चित करेंगे कि केवल जो सबसे ऊंचे पद हैं वो केवल इसी कैटेगरी को मिलेंगे, ये पद इस कैटेगरी को मिलेंगे, ये पद इस कैटेगरी को मिलेंगे। ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में। हमारे संविधान का अनुच्छेद नंबर 16 ये कहता है कि जो रोजगार होंगे, जो सरकारी नौकरियां होंगी, उनके जो पद होंगे वो समान होंगे। मतलब उनकी प्रतिभा के अनुसार पद उन्हें दिया जाएगा, ना कि जाति, धर्म, वंश, कुल आदि के आधार पर। ये बात बिल्कुल क्लियर कि पद जो भी होंगे वो समान रहे होंगे आर्टिकल किसके अंतर्गत, 16 के अंतर्गत। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, अब आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और ये इतनी बार पेपर में पूछा गया है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके ऊपर आप स्टार बना के रखो। आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है, जो आपका अस्पृश्यता है, मतलब कि जो आपका छुआछूत है, इसका क्या हो, अंत हो। अस्पृश्यता का क्या हो, अंत हो। इसका क्या करना है, हमें अंत करना है। अब ये तो चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ देश में व्याप्त थी। कब, जो पहला जब हमारे दादा परदाता लोग थे तब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पीड़ित हुआ करते थे। मतलब लोग छुआछूत को मानते थे। इसको हम क्या कहते हैं, छुआछूत कहते हैं, है ना। इसको हम छुआछूत कहते हैं। तो इस बात को आप याद रखना, इसको हम छुआछूत कहते हैं। यानी कि लोग क्या कहते थे कि ये छोटी जाति के हैं, इनके पास मत बैठो। लोग ऐसी भावना रखते थे। तो इस भावना को अंत किया गया। और जब हमारा संविधान बना तो उसके आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 में कहा गया कि छुआछूत को पूर्णतः बंद किया जाना चाहिए, और अगर इसको कोई मानता है या इसको कोई फॉलो करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा किसमें है, प्रावधान आर्टिकल 17 में है। और ये जो 17 नंबर आर्टिकल है, ये इतनी बार पेपर में पूछा गया मेरे दोस्त। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो सबसे ज़्यादा बार यही आर्टिकल आपका पूछा गया है, ठीक है ना। आर्टिकल 17 क्या कहता है कि छुआछूत का अंत हो, बस इतनी बात याद रखना, ठीक है ना। अब देखो, एक नेक्स्ट इसमें आर्टिकल आता है, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 ये कहता है कि जो उपाधियों का क्या हो, अंत हो। उपाधियां, कैसी उपाधियां, उपाधियों का अंत। भाई आपको पता है कि जब हम लोग इससे पहले थोड़ा जाएंगे, आज के ज़माने के थोड़ा पहले जाएंगे, तो वहाँ पर क्या हुआ करता था, जो अंग्रेज लोग हैं वो उपाधियाँ दिया करते थे, है ना। तो उन उपाधियों को क्या हुआ, अंत हुआ। आर्टिकल किसमें, 18 में, ऐसा संविधान में दिया गया। अब कौन कौन सी उपाधियां हैं, तो एक तो आपकी सर की उपाधि थी, एक किसकी उपाधि थी, सर की उपाधि थी, एक नाइट की उपाधि थी, है ना, नाइट की, और नाइटहुड की उपाधि थी। इन उपाधियों का क्या हो, अंत हो जाएगा। आपको पता होगा कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि क्या की थी, वापस कर दी थी। तो उन सभी उपाधियों का क्या हो, अंत हो। इसके उपलक्ष्य में, इसके बदले हम भारत रत्न दे सकते हैं, है ना। इसके बदले हम भारत रत्न दे सकते हैं, भारत रत्न, या जो सेना में आपके जो पुरस्कार दिए जाते हैं हम वो दे सकते हैं, या फिर जो शिक्षा के क्षेत्र में आपकी डिग्रियां होती हैं वो आपकी मान्य होंगी। शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी डिग्रियों की बात कर ली, तो जैसे मैं कह दूं एमए, है ना, एमए, ये सब डिग्रियां आपकी क्या होंगी, मान्य होंगी। अब सेना में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते, तो आपको पता, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र। तो इन सबसे सम्मानित कर सकते हैं हम जो अच्छे काम करेंगे, लेकिन हम उपाधि नहीं देंगे, ठीक है ना। देखिए, उपाधि से क्या होता था, अगर हमको या आपको कोई उपाधि दी जाएगी तो इससे बहुत से लोगों के अंदर क्या हो जाता है, घमंड आ जाता है। तो इसी चीज को खत्म कर दिया गया, किसमें, आर्टिकल 18 में, पूर्णतः बैन कर दिया गया, उपाधियों का अंत कर दिया गया, ठीक है ना। मेरे दोस्त, बात समझ में आई है कि नहीं आई है, क्लियर। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतनी बात बिल्कुल क्लियर। तो अब यहाँ से देखो, ये जो आर्टिकल आपके थे, आर्टिकल कहाँ से मैं बात कर लूँ, आर्टिकल जो आपके आर्टिकल 14 से, आर्टिकल 14 से लेकर कहाँ तक, 18 तक, ये आपके कौन सा जो था मौलिक अधिकार था, तो ये पहला मौलिक अधिकार था, इसे होता समानता का अधिकार, इसे कहते हैं समानता का अधिकार। ये पहला आपका क्या था, मौलिक अधिकार था, समानता का अधिकार। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है ना। तो पहले के अंतर्गत टोटल
टोटल कितने आर्टिकल आते हैं? टोटल 4 आर्टिकल आते हैं। कितने आर्टिकल आते हैं? तो भैया 4 आर्टिकल आते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई 14 से लेकर कहाँ तक हो गया? 18 तक हो गया। क्योंकि आपको पता है 12 13 हम नहीं याद करेंगे, क्योंकि 12 में क्या बताया गया? 12 में बताया गया कि राज्य होगा, राज्य की एक सरकार होगी। आर्टिकल 13 में क्या बताया गया? कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार नष्ट हों। इतनी बात बिल्कुल क्लियर। फिर आर्टिकल 14 में क्या कहा गया? कि विधि के समक्ष समानता होगी, मतलब सबके लिए कानून क्या होगा? बराबर होगा। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया? लिंग, धर्म, जाति, जन्म आदि के आधार पर जो भेद होता था वो भेद नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 क्या कहा गया? कि पदों में समानता होगी। भाई सरकारी नौकरियां आपको प्रतिभा के अनुसार देनी चाहिए, ना कि आपके जात धर्म के आधार पर, है ना। फिर आर्टिकल 17 में क्या कहा गया? आर्टिकल 17 में ये कहा गया कि जो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, उसका पूर्णतः अंत हो, उसको पूरा बैन कर दिया गया आर्टिकल 17 में। देन आर्टिकल 18 में क्या कहा गया? कि उपाधियों का क्या हो? अंत हो। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। और संविधान में कितने टोटल भाग हैं? 22 भाग हैं। कौन से भाग से मौलिक अधिकार लिए गए? तीसरे से। कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। इतनी बात मेरे दोस्त क्लियर है। अब पहुंचेंगे दूसरे मौलिक अधिकार पे, और दूसरा मौलिक अधिकार है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ओके ना मेरे दोस्त, चलिए फिर दूसरे मौलिक अधिकार पे पहुंचते हैं। दूसरे मौलिक अधिकार पे क्या करते हैं? पहुंचते हैं। देखो यहाँ से आपके पेपर में जरूर क्वेश्चन आएगा, और छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर आप इसको 2-3 बार लिखकर याद करोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो अब हमारा जो दूसरा आता है, दूसरा ये क्या होता है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्या होता है भैया? स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हमें स्वतंत्रता मिली है, और किन किन चीज़ों में स्वतंत्रता मिली है इस चीज़ को आपको याद रखना है। स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार में आपका पहला आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल कौन सा आता है? 19 आता है। अब आर्टिकल 19 में काफ़ी सारे आर्टिकल हैं, मैं आपको एक बार लिख देता हूँ। आर्टिकल 19 का ए, उसके बाद 19 के बी, फिर है आपका 19 के सी, और उसके बाद है आपका 19 के डी, फिर है आपका 19 के ई, और उसके बाद है आपका 19 का एफ, और लास्ट में आता है 19 का जी। इतने आर्टिकल हैं 19 के। तो इनको आपको याद रखना है, बस इनको थोड़ा सा आप याद रखोगे तो आपको याद आ जाएंगी चीज़ें। आर्टिकल 19 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 19 में आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं कि जो कानून के खिलाफ हो। आप वो सब बोल सकते हो जो कानून के खिलाफ नहीं है, आप अपने मन की बात रख सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ बोलोगे जो कानून को क्या करता है भाई, कानून के खिलाफ है, तो उसके लिए आपको सजा भी हो सकती है, उसके प्रति आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 के ए में। अब आर्टिकल 19 के ए में एक चीज और है, वो क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब जो मीडिया होती है ना, उसको भी स्वतंत्रता दी गई है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 19 के ए में। और आर्टिकल 19 के ए में एक चीज और जोड़ा गया है, ये हो गया भैया राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। ये आरटीआई का मतलब क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर हिंदी में इसे कह लें तो इसको हम सूचना का अधिकार कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? तो सूचना का अधिकार कहते हैं। इतनी बात को याद रखना। और ये कब जोड़ा गया? आरटीआई को कब जोड़ा गया? ये बेहद जरूरी प्रश्न है। तो आरटीआई को आपको 2005 में जोड़ा गया। आरटीआई को 2005 में जोड़ा गया, ठीक है ना। आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन। अभी एक आगे शब्द आएगा आरटीई, मतलब राइट टू एजुकेशन, वो अलग बात है। आरटीआई आएगा तो मतलब सूचना का अधिकार। एक चीज और इसमें निहित है, वो क्या है? झंडा फहराने का अधिकार। झंडा फहराना कब से लागू कर दिया गया? तो वो 2004 से लागू कर दिया गया। अब एक प्रश्न आप अपने दिमाग में खुद से सोचो कि 2004 और 2005 में जो
राष्ट्रपति था भारत का वो कौन था? 2004 और 2005 में भारत का राष्ट्रपति कौन था? आप फटाफट से बताओगे। तो वो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, जिनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते थे। ठीक है ना। अब बात करते हैं 2004 के पहले। 2004 के पहले हम सभी लोग जो भारत का झंडा है इसको अपने घरों में नहीं फहरा सकते थे, लेकिन 2004 में ऐसा लागू कर दिया गया कि भारत के जितने भी नागरिक हैं, भारत के जितने भी नागरिक हैं वो भारत का झंडा अपने घर में फहरा सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसा कब किया गया? 2004 में किया गया। और किसके शासनकाल में? तो जब एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे देश के राष्ट्रपति थे, यानी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तब ये बात कही गई। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई ना। तो 19 के ए में इतनी चीज़ है। अब बात करते हैं 19 के बी में क्या है। तो 19 के बी में है कि बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना अस्त्र शस्त्र के आप कहीं भी घूम सकते हैं भारत के अंदर। बिना अस्त्र शस्त्र के क्या है? घूमने की आज़ादी दी गई है। बिना अस्त्र शस्त्र आप कहीं भी जाइए, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। आपके पास ना तो कोई अस्त्र होना चाहिए, ना तो कोई शस्त्र होना चाहिए। बात बिल्कुल क्लियर हो गई ना। 19 के सी में क्या दिया गया? 19 के सी में क्या दिया गया? तो 19 के सी में क्या दिया गया कि हम एक संघ बना सकते हैं। हम क्या एक सकते हैं? संघ बना सकते हैं। ठीक है ना, संघ बना सकते हैं। संघ का मतलब हम एक ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बताई गई। और फिर आर्टिकल 19 के डी में क्या दिया गया कि संगठन बना सकते हैं, कमेटी जिसको बोलते हैं ना, संगठन भी हम बना सकते हैं। अगर हमें कोई आपको पता है इस टाइम क्या है, प्रदर्शन हुआ करते हैं, तो प्रदर्शन में क्या एक संगठन की ज़रूरत होती है। तो संगठन हम बनाते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे हमारा क्या हो कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, संविधान के खिलाफ हो। तो हम अपना संघ बनाकर हम अपनी बात किसी भी लोगों के सामने रख सकते हैं। ये हमें अधिकार है आर्टिकल 19 के डी में। आर्टिकल 19 के डी में यही बात की गई है। फिर आर्टिकल 19 के ई में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 19 में यह किया गया कि हम निवास भी कर सकते हैं, हम कहीं भी निवास कर सकते हैं। हमें निवास करने की आज़ादी क्या देता है? तो आर्टिकल 19 ई देता है निवास करने की आज़ादी। ठीक है ना। अब आर्टिकल जी की बात कर लें तो आर्टिकल जी क्या है? ये आपको मन मर्जी रोजगार प्रोवाइड कराता है कि जरूरी नहीं आप बंद कर नौकरी नहीं कर सकते हो भाई, आप बंद कर नौकरी नहीं कर सकते हो। आपका जो मन है आप वो रोजगार कीजिए। ऐसा कहाँ कहा गया? तो आर्टिकल 19 के जी में कहा गया। 19 के जी में ये कहा गया कि आपको अगर ये नौकरी करने का मन है ये नौकरी करिए, अगर आपको वो नौकरी करने का मन है तो वो नौकरी करिए। मतलब आप कोई भी रोजगार कर सकते हो, इसके लिए आप पूर्ण स्वतंत्र हो, इसके ऊपर आपको कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा कहा गया आर्टिकल 19 के जी में। 19 के जी में ऐसा कहा गया। अब आप सोचोगे कि सर आर्टिकल 19 के एफ में क्या है? तो आर्टिकल 19 के एफ में आपका संपत्ति से रिलेटेड क्या था? अधिकार था। 19 के एफ में आपका संपत्ति से रिलेटेड अधिकार था। और इसी अधिकार को हटा के कहाँ रखा गया है? इसी अधिकार को हटाकर अभी मैंने बताया था कहाँ रखा गया, 300 के ए में रखा गया है। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 19 के एफ को हटा दिया गया है और इसको 300 ए में रखा गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई ना। तो ये थे आपके 19 आर्टिकल नंबर 19। अभिव्यक्ति, प्रेस, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, झंडा। आरटीआई कब आया? 2005 में। झंडा फहराने की स्वतंत्रता कब मिली? तो 2004 में मिली है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई ना। अब चलिए आगे पहुंचते हैं अपने स्वतंत्रता के अधिकार के आर्टिकल दूसरे पर, यानी आर्टिकल 20 पर पहुंचते हैं। ठीक है ना। ये बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ तक किसी भी साथी को। ठीक है ना। चलिए आगे पहुंचते हैं। आगे जो होगा हमारा वो होगा आर्टिकल 20। देखिए ये सब चीज़ें जब आप 2-3 बार लिखोगे तब आपको बिल्कुल माइंड में कंफर्म हो जाएगा और आप कभी भी गलत नहीं करोगे। अब आर्टिकल कौन सा आता है? 20 आता है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 क्या कहता है कि आपको क्या किया जाएगा? आर्टिकल 20 में क्या किया जाएगा? सबसे पहली तो बात ये है। तो आर्टिकल 20 में ये कहा गया कि एक अपराध की एक सजा, एक अपराध की क्या होगी? एक सजा होगी।
एक अपराध की एक सजा होगी। अब ये नहीं कि आपने एक अपराध कर दिया उसके बदले में आपको 2-3 सजाएं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने एक अपराध किया है तो आपको एक सजा ही मिलेगी, ऐसा किसमें कहा गया है? तो ऐसा आर्टिकल 20 में कहा गया है। लेकिन अगर मान लिया आपको अधिकार दे दिया गया, आप बन गए एक बड़े से दरोगा बन गए और आप जाएंगे किसी को अगर गिरफ्तार करने, तो आपको उसमें कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी। क्या? एक तो सबसे पहले जब आप उसको गिरफ्तार करने जाओगे तो सबसे पहले तो आपको उसका कारण बताना पड़ेगा कि आपने ये जुल्म किया है, मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। एक तो आपको कारण बताना पड़ेगा, इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरा चीज़ क्या है कि वो जो अपराधी होगा, अपराधी क्या होगा भाई? अपराधी अपना मनमर्जी वकील कर सकता है। अपराधी अपना मनमर्जी वकील कर सकता है, इस बात को याद रखना। अपराधी क्या कर सकता है? अपना मनमर्जी वकील कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। और एक बात और यहाँ पर है कि क्या है कि अपराधी अपराधी को क्या भैया, अपराधी को अगर वो गवाही देने के लिए मन है उसका तब देगा, अदरवाइज नहीं देगा। नहीं, अपराधी अगर गवाही देना चाहे तो देगा, नहीं देगा। इसके लिए आप उसको क्या कर सकते हो भाई? इसके लिए आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं आप अपने खिलाफ गवाही ही दीजिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर उसका मन होगा तो वो अपने खिलाफ गवाही देगा, नहीं तो वो अपने खिलाफ गवाही नहीं देगा। ठीक है ना? आर्टिकल 20 में क्या है? एक अपराध की एक सजा दी गई। जब आप किसी को गिरफ्तार करने जाओगे तो उसका तो आपको कारण बताना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, कारण बताना पड़ेगा। और उसके बाद क्या हो गया उसमें कि आपको अपराधी मनमर्जी वकील कर सकता है। भाई कोई भी अपराधी हो वो अपना मनमर्जी वकील कर सकता है, ये पूर्ण स्वतंत्र है, ठीक है ना? उसके बाद अपराधी गवाही अगर देना चाहे तब देगा गवाही, अदरवाइज़ वो गवाही नहीं देगा। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई ना? अब देखो आगे थोड़ा-सा हम इसमें देखते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मान लिया किसी पुलिस वाले ने क्या किया भैया, किसी पुलिस वाले ने कोई अपराधी को क्या किया? गिरफ्तार किया। अपराधी को गिरफ्तार किया, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कम से कम वो कितनी देर तक रख सकता है अपने पास? तो कम से कम वो 24 घंटे तक वो रख सकता है अपने पास। और 24 घंटे के बाद उसको क्या करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ेगा? पेश करना पड़ेगा। फिर मजिस्ट्रेट निर्णय लेगा। मजिस्ट्रेट क्या करेगा? निर्णय लेगा और कहेगा कि वो अपराधी है कि नहीं है। मजिस्ट्रेट निर्णय लेगा और बताएगा वो अपराधी है कि नहीं है। ठीक है ना? अब देखो थोड़ा-सा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्या सिस्टम बना कि आपके भारत के 4 नगर कौन-कौन से? तो एक तो आपका आता है कानपुर, एक क्या आता है? कानपुर आता है। एक कानपुर हो गया, दूसरा आपका वाराणसी हो गया, दूसरा क्या हो गया भैया? वाराणसी हो गया। और तीसरा क्या हो गया? आपका तीसरा आपका क्या हो गया? नोएडा हो गया। ये हो गया नोएडा। नोएडा के बाद आपका और क्या हो गया? एक हो गया आपका लखनऊ। ये 4 नगर ऐसे हैं, ये 4 नगर ऐसे हैं जहाँ पर क्या है? जहाँ पर कमिश्नरी व्यवस्था लागू है। कमिश्नरी व्यवस्था लागू है। अब ये कमिश्नरी व्यवस्था पता क्या होती है? कमिश्नरी व्यवस्था वो व्यवस्था होती है कि जो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना रहता है ना, वो ज़रूरी नहीं है। इन 4 नगरों में वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इन 4 नगरों में जो आपका बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे कि डीएसपी, है ना? ये सब जो अधिकारी होते हैं, ये अधिकारी निर्णय ले सकते हैं कि वो जो अपराधी हैं, वो उन्होंने अपराध किया है या नहीं किया है, ऐसा निर्णय ले सकते हैं। तो यहाँ पर कितने नगरों में कमिश्नरी व्यवस्था लागू है? तो 4 नगरों में। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन-कौन से 4 नगर हैं? कानपुर, नोएडा, वाराणसी और लखनऊ। ये कमिश्नरी व्यवस्था लागू की गई है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है? ये कौन सा आर्टिकल था? तो आर्टिकल 20 था। बिल्कुल क्लियर बात ना? ये कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 20 था। क्लियर? इसको नोट कीजिए, फिर आगे पहुँचते हैं। इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आगे पहुँचते हैं, देखते हैं आगे की क्या-क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन। जो अगला है आर्टिकल आपका वो भी बहुत ज़रूरी है। वो कौन सा है? ज़रा उसको समझिए। वो कौन सा आ जाता है?
उसको समझिए, और ये बेहद ज़रूरी है आपका आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है, ज़रा बात को समझना। आर्टिकल जो 21 है, आर्टिकल 21 ये कहता है भाई कि आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता है। आप जीवन जीने की क्या है, स्वतंत्रता है। ये क्या कहता है, ये आर्टिकल 21 कहता है कि आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता है। अब जीवन जीने की स्वतंत्रता में कुछ चीज़ें आपके लिए कॉमन रखी गई। क्या क्या, एक तो आप वातावरण को बनाए रखोगे, एक तो क्या रखोगे, आप वातावरण को बनाए रखोगे, फिर पर्यावरण का भी ध्यान रखोगे, आप पर्यावरण का भी ध्यान रखोगे। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने जीवन को जी सकते हैं। और याद रखना, ये जो आर्टिकल 21 है, ये कभी नहीं आपसे छीना जा सकता। कभी नहीं छीनने वाला आर्टिकल कौन सा है, ये कभी नहीं छीनने वाला आर्टिकल आपका कौन सा है, आर्टिकल 21। ये कभी आपसे कोई अधिकारी या संविधान आपसे ये नहीं छीन सकता है। आप जी रहे हैं, जब चाहे तब गोली मार के आपको दाग दें, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। आपका जब तक मन है तब तक जिएंगे आप, इस बात को याद रखना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इस बात को आप याद रखना। ये कभी भी ना छीनने वाला अधिकार है, इसको नहीं छीना जा सकता। और पर्यावरण जो है वातावरण को बनाए, इसके लिए आपका एक गठन किया गया था, NGC ऐसे करके कुछ है। वो क्या करता है, उसका मुख्यालय दिल्ली में है। वो क्या करता है कि जब आप लोग देखते होंगे, जब हमारे यहाँ धान वगैरह कई राज्यों में कटते हैं, तो धान कटने के बाद जो उसकी जो पुआल होती है, जो जिसको हम क्या कहते हैं, जो जिसको हम कहीं कहीं पैरा कहते हैं, उसको जब हम जलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण प्रभावित होता है। तो इसके लिए जो आपका उसकी दिल्ली में जो मुख्यालय है, जिसका उसका नाम अच्छा देखो याद नहीं आ रहा है, NGS करके कुछ है। तो वो क्या करता है, वो उस राज्य की सरकार को क्या करता है, आदेश देता है और कहता है कि आप अपने वहाँ चीज़ों को सुधारिए, क्योंकि आपकी वजह से, आपके स्टेट की वजह से जो हमारे जो देश का जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। तो वो निर्देश देता है। ऐसा किसके अंतर्गत आता है, तो ऐसा आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई ना। अब देखो, आर्टिकल 21 के बाद आता है एक आपका आर्टिकल 21A। आर्टिकल क्या आता है, 21A आता है। और आर्टिकल 21A में क्या है, तो आर्टिकल 21 में शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 21A में क्या है, शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का क्या है, अधिकार है। अब शिक्षा का अधिकार कितने से कितने वर्ष की उम्र वालों के लिए है, तो उम्र काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट है। तो उम्र आप लिख लेना 6 से 14 वर्ष, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। उनको शिक्षा देना ही देना पड़ेगा, वो शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जोड़ी गई, जो कि आपकी होती है RTE। RTE इसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ये मेरे दोस्त कब बना, अगर बनने की बात कर लें तो ये 2009 में बन गया। ये 2009 में बन गया, लेकिन ये लागू कब होता है, तो ये लागू हुआ आपका 2010 में। लागू कब हुआ, 2010 में। और कौन सा संविधान संशोधन था, तो वो भी याद रखना, आपका 86वां संविधान संशोधन था। 86वां संविधान संशोधन था, इस बात को जरूर याद रखना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि RTE किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन के तहत आपका RTE जोड़ा गया, जो कि 2009 में बनकर तैयार हो गया था और 2010 में इसे लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा को बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया कि उनको शिक्षा का अधिकार है। ऐसा कहाँ कहा गया, ऐसा आर्टिकल 21 के ए में कहा गया। ओके, बात क्लियर हो गई ना, बोलो बात क्लियर है यहाँ तक की ना। चलिए नोट कीजिए, फिर एक और पे पहुँचते हैं, जो कि होगा हमारा आर्टिकल 22, जो कि होगा भैया आर्टिकल 22।